इतिहास का खंड खंड जोड़कर जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, उन शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कहकर नमन किया। सदियों में जो हुआ नहीं, चंद दिनों में सफल किया। 500 से ज्यादा रियासतों को कूटनीति से विलय किया। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी को आज राष्ट्र कर रहा है नमन। जी, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जैसा कि वो कहा करते थे कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का इसमें निवास रहा है। तो ये हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय एकता दिवस पर रहेगी। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद आंचल। और आज का दिन बहुत ही खास है देश के लिए, देश की एकता के लिए, क्योंकि आज देश में जो अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी उसका समापन का दिवस भी है। आज का दिन बहुत ही खास है। पूरे दिन भर में हम राष्ट्रीय एकता दिवस के तमाम कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों पर भी हमारी रहेगी नज़र। और जैसा कि अभी आंचल बताया कि 31 अक्टूबर यानी आज का दिन देश में हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये शुरुआत आपको याद होगा कि 2014 में की गई थी। ये दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इसीलिए आज का दिन बहुत ही खास है। क्या कुछ रहेगा हमारे इस प्रोग्राम में, हम आपको लिए चलेंगे। हमारे जो सजीव प्रसारण के जो जितने भी कार्यक्रम हैं उसको हम आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो दृढ़ संकल्प भारत ने लिया है राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए, वो किस तरह से आज मनाया जाएगा, उसी पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल। और खास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, बात अगर की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा हम कह सकते हैं स्टैचू, और इस लिहाज से आज एक नई शुरुआत होगी। आज युवाओं के लिए आह्वान है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के संस्करण में भी किया था और उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और क्या कुछ खास रहने वाला है, लगातार मैं और अजय आपके साथ बने रहेंगे 11 बजे तक। लेकिन सबसे पहले सीधा रुख करते हैं सुर्खियों का एक बार। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी करेंगे शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली की यात्रा पर। दोनों देशों में अपने समकक्षों के साथ तमाम क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज होनी है जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास स्थिति पर आपात बैठक। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाड एर्डन ने कहा हमास ने फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। और खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में पुणे में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन पदक तालिका में महाराष्ट्र 47 स्वर्ण सहित 114 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर। तो आज का दिन अहम, खास तौर पर जब हम बात करते हैं अजय सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आधुनिक भारत के शिल्पकार तो माने ही गए, साथ ही साथ जब हम उनकी बात करते हैं कि कैसे एकीकृत भारत की जो एक नींव उन्होंने रखी, करीबन 500 से ज़्यादा रियासतों को जोड़कर, वो अपने आप में भारत के उस संगठित
व्यवस्था को दर्शाती है जब हम आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टव्य होने की बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि ये देश को पता होना चाहिए कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नारा था। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 से पहले या फिर कहें 2003 से ही लगातार इस बात को उठाते रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश में वो स्थान नहीं दिया गया जो वो डिजर्व करते हैं। यानी देश की आज़ादी में जो उनका योगदान था, कांग्रेस ने कभी उसको सम्मान नहीं किया। इसलिए लगातार इसको एक अस्मिता का मुद्दा उठा करके, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के साथ जुड़े हैं, सरदार पटेल भी गुजरात के साथ जुड़े हैं, महात्मा गांधी जी भी गुजरात के साथ, गुजरात की धरती के साथ जुड़े, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये पूरी भावना को केंद्र में रख करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तो पूरे देश भर में पूरे एक साल का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया और उसी का आज समापन दिवस है। और आज हम देखेंगे कि क्या कुछ नई सौगातें देश को मिलती हैं और कैसे राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता को और मजबूत करने के लिए किन कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया जाना है, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन हमारे जो सबसे पहली खबर है उस पर हम लिए आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक छोटी सी रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म पर। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। देश का विकास, शांति और समृद्धि तभी संभव है जब देश में लोगों के बीच एकता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस लोगों को यही संदेश देता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा देसी रियासतों का विलय भारत सरकार में कराया और देश को एकता के सूत्र में बांधा। आज देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के इस वीर सपूत को नमन कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने युवा अवस्था से ही अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और जीवन के अंत तक उन्होंने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश के आजाद होने के बाद वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बैरिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले शराब, छुआछूत और नारियों के प्रति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय अंग्रेज सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तब पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने सरदार पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद वो गांधी जी के साथ आजादी के हर आंदोलन में भाग लेने लगे। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता के बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो उस समय देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था जो भारत के साथ आने को तैयार नहीं थी। उस समय सरदार पटेल ने इन सभी रियासतों को एक करने का काम किया। सरदार पटेल ने इन सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी बात करके इन रियासतों का भारत में विलय का रास्ता साफ किया। वल्लभ भाई पटेल का सरदार बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जिन रास्तों को चुना, उसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए और साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महान स्वतंत्रता सेनानी, और जब हम बात करते हैं सरदार की उपाधि की, एक नायक, एक जननेता,
और इसी खास पेशकश में हमारे साथ इस पूरे विषय पर मंथन करने के लिए वरिष्ठ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बार हमारे साथ कई शोज पर आ चुके हैं। सुप्रभात राम कृपाल जी। पहला सवाल कहूँ या फिर ये कहूँ, ये वक्तव्य मेरे मन में था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जिस नए भारत की कल्पना और समृद्धि से संकल्प की हम बात करते हैं, इसकी नींव अगर देखी जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत पहले ही रख दी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का परिचायक था। इसको आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर आज के दिन जब पूरा राष्ट्र एक तरीके से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज उन्हें नमन कर रहा है? देखिए, आपने आप लोगों ने, दोनों ने जो कुछ भी कहा है उससे बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब हम आज तो देख करके लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि जिस तरह के भारत में हम रह रहे हैं वो कैसे एक एक ईंट करके बनाया गया है। तो निश्चित रूप से 1947 में जिस तरह से हमें आज़ादी मिली थी और जो बिखरा हुआ तमाम रियासतें थीं, उनके अपने आपस में उनकी प्रतिद्वंदिता थी तमाम तरह के, जिस तरह से एक राष्ट्र निर्माण का काम सरदार पटेल जी ने किया, वो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं वो अप्रतिम, वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से कोई आदमी भारत राष्ट्र को, सारी रियासतों को मिला करके एक माला में गूंथ देगा। ये कल्पना भी करना मुश्किल था। आज के दौर में आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें जिस तरह से होती हैं, छोटे छोटे झगड़े जिस तरह से स्टेट्स के बीच में, डिफरेंट जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनके बीच में होते हैं। कल्पना कीजिए 550 रियासतों को जोड़ना, और ऐसे तो सरदार पटेल जी को निश्चित रूप से, जो अजय जी ने कहा था, आपने भी कहा कि जो उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान आजादी के बाद मिला नहीं। वो कहीं, जिसको कहते हैं ना कि सत्ता के मोह में कुछ सुर ऐसे होते हैं जो बड़े ऊंचे हो जाते हैं और जो रियल उसकी नींव के पत्थर जो होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए तो एक जो उनका ड्यू था सरदार पटेल जी का, वो उनको दिया गया, वो सम्मान, वो सारी चीजें। और 2014 से लेकर के आज 23 तक की जो ये 9-10 साल की हमारी यात्रा रही है, आप देखिए कि जिस तरह के भारत की कल्पना कभी सरदार पटेल ने की होगी, जो माला गूंथ के उन्होंने बनाई होगी, उन सपनों को आज किस हद तक साकार किया है खुद मोदी जी ने। एक नया भारत, मुझे याद है आप ही के चैनल पर, आप ही के यहाँ 2017 में मन की बात में मोदी जी ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि देखिए 1942 में हमने नारा दिया था कि जाओ अंग्रेजों भारत छोड़ो, जी भारत छोड़ो, और वो चीज हमने 5 साल में 47 में पूरी कर ली। तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि 2017 में उन्होंने नारा दिया था नया भारत, और कहा था कि 5 साल में हम इसकी एक तस्वीर मुकम्मल पेश करेंगे। और देखिए 2022 आते आते एक ऐसा भारत बना कि आज हम कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हम 3 ट्रिलियन से ऊपर हो गए हैं। हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमने की है। तो निश्चित रूप से आज का दिन सरदार जी की जयंती का दिन है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जब पहली बार ये सब शुरू किया गया था तब भी मैं चैनल पर था, और मैंने वो आज भी ये मुझे अवसर मिला है इस दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रामकृपाल जी, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण की बात की और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने उसी विकसित भारत को बनाने का आह्वान किया जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि उसमें हम कम से कम शुरुआत कर चुके हैं। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी विरासत पर विश्वास करना, मन में गुलामी का एक भी अंश न रहे, इस चीज़ का प्रयास करना, साथ ही साथ एकता और एकजुटता। जो चौथा प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया वो ये है कि देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वक्त वैश्विक परिस्थितियां देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ें वैश्विक अशांति की ओर पूरी दुनिया को लेकर के जा रही हैं। ऐसे में राष्ट्र का एक होना, राष्ट्र का अक्षुण्ण होना अत्यंत आवश्यक है। वो कौन से ऐसे कॉमन थ्रेड हैं
जो कि एक भारत को भारत बनाते हैं, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाते हैं, वो कौन सी कॉमन कड़ियां हैं, कौन सी साझा कड़ियां हैं जिससे भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, और क्या हम लोग वाकई इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं रामचरितमानस में तुलसीदास जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब लक्ष्मण को मूर्छा लग जाती है तो ये होता है कि कौन वो संजीवनी बूटी कौन लाएगा। तो हनुमान जी चुपचाप खड़े रहते हैं, उनमें वो क्षमता है, ताकत है, लेकिन उनको एक था कि जब तक कोई उनको कहे नहीं, बिल्कुल, तो तब तक वो तो उसमें है कि काचुक तब जामवंत कहते हैं, जामवंत कहसुन बलवाना, काच साधि रहा बलवाना, जामवंत कहसुन हनुमाना, काचुक साधि रहा बलवाना। यानी वो ताकत सामर्थ्य थी हनुमान जी को, लेकिन उनको जब तक कोई याद नहीं दिलाता था, तो फिर उसके बाद वो गए और संजीवनी लेके आए। ठीक वही स्थिति 2014 से मोदी जी ने ये पहचान लिया था कि भारत में अंदर हमारे वो क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बहुत लंबे दौर की गुलाम मानसिकता में कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में वो छाई हुई है, और बार बार वो हमारे जो हमारा पौरुष है, जो हमारी ताकत है जी, उसको पूरी तरह रियलाइज करने पर वो रोकती है। वो मोदी जी ने इन सालों में उसको छांट दिया एकदम। और वैसे ही होता है जैसे कि एक स्लेट है, हमारा ब्रेन क्लीन स्लेट की तरह नहीं है, उसमें तमाम वो चीजें हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुलामी के तमाम वो चीज मोदी जी ने उसको डिलीट किया, और मोदी जी ने कहा कि नए भारत के बारे में सोचो, थिंक ऑफ द फ्यूचर। और देखिए देश कहां से कहां पहुंच गया। आज चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे कोरोना महामारी के दौर में भारत की ताकत को देखिए, आज दुनिया जो है चुपचाप भारत को देख रही है। जो लोग कहते थे हमारे ही देश में कि वैक्सीन मंगाइए विदेश से, मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमने बनाई और हमने दुनिया को भेजा जी। चुपचाप पूरी दुनिया एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रही है उस भारत को। और आज अगर ये दुनिया उम्मीद कर रही है कि चाहे वो शांति की बात हो, सामर्थ्य की बात हो, किसी भी चीज में, आज देखिए आप, हम चांद पर पहुंच गए, वैक्सीन बनाई, वही भारत है। तो बात वही होती है कि उन्होंने भारत की सामर्थ्य को पहचाना। यहाँ तो यूथ है, एक पावर हाउस है, उसको उन्होंने प्रेरणा दी और आगे बढ़ गए। एक 70 साल का आदमी आज वो 25 वर्ष के 18 साल के युवा से इस तरह बात करता है, और युवा समझता है कि जैसे ये तो मेरे एज ग्रुप के हैं, और वही और जी मेरी है। और रामकृपाल जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, युवाओं की जो ताकत है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले अपने दर्शकों से साझा करें कि प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर नमन कर एक्स पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल की जयंती पर हम उनके अदम्य साहस, दूरदर्शी राजनेता और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे देश की नियति को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। हम उनकी सेवा के सदैव ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर अपने विचार साझा किए हैं। रामकृपाल जी से भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे युवाओं को लेकर, लेकिन बात करते हैं अब केवड़िया की। बहुत अहम है, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एकता नगर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। 2014 से भारत सरकार ने सरदार पटेल के योगदान का सम्मान करने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य आयोजन के साथ मनाया जाएगा। आज देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव परियोजना, ई बसें जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री की हमेशा से एक विज़न रही है कि एकता नगर को एक ग्रीन सिटी की तरह से डेवलप किया जाए। सो बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स पहले भी लिए गए थे और उसी को ऐड करते हुए हम काफ़ी ग्रीन इनिशिएटिव्स इस बारी भी ले रहे हैं। यहाँ पर जो बसेस थी, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक पिंक रिक्शाज़ हैं, उसको ऐड करते हुए जो हमारी बसेस हैं उसको भी हम अब इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करना हमने चालू कर दिया है। लगभग 50 जितनी बसें अभी चलती हैं यहाँ पर, उनमें से 30 बसों को रिप्लेस करके हम इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नई हमारी 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यात्री हैं उनको एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले, एक अट्रैक्शन की तरह से उनके हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो, इसलिए एक पब्लिक बाइक शेयरिंग हम चालू कर रहे हैं, जिसमें 210 जितनी साइकिल्स हम ई-साइकिल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आरएम 5.0 के समापन पर 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित भी करेंगे। मैं नहीं हम थीम वाले 98वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं से 560 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। आने वाले महीनों में और खासकर जो अपकमिंग फेस्टिव सीज़न है उसमें आएंगे, उनको नई सुविधाओं का लुत्फ उठाने तो मिलेगा ही, उसके साथ ही यहाँ पर जो नए अट्रैक्शंस हैं और यहाँ पर जो ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको भी देखने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इन तमाम कार्यक्रमों पर तो हमारी नज़र रहेगी ही। सांस्कृतिक एकता की भी एक झलक आपको दिखाई देगी। केवड़िया के उस एकता नगर में जो बनाया गया है एक भव्य समारोह के दौरान हम आपको सजीव प्रसारण के लिए चलेंगे, लेकिन अभी हम वापस इस चर्चा पर लौटते हैं और रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हम ब्रेक के इस रिपोर्ट के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वो कौन से कारक हैं, वो कौन से अमृत हैं जिससे हम विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। और अमृतकाल की इस कार्यक्रम, ये पूरे साल भर के कार्यक्रम का आज समापन होने जा रहा है। आज शाम को मेरी माटी मेरा देश जैसे अमृत कलश की यात्रा में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है शायद देश की एकता के लिए, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने वाकई किया है ज़मीन पर आकर के अलग अलग हिस्सों को एक सूत्र में पिरोने का, एक तरह से वही काम जो सरदार पटेल जी ने किया था उसी को वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए। निश्चित रूप से देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी, हमारी जो भारत की या हमारे राष्ट्र की जो सबसे बड़ी पूंजी है, वो पूंजी ये है कि हम किसी का कुछ लेने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में, हमारी विचारधारा में जो सबसे बड़ी चीज है वो है वसुधैव कुटुंबकम। हम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं हैं, हम दूसरों को देने के लिए। अभी सुबह मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि प्रेम किसी को कुछ दे करके खुश होता है और अहंकार किसी से ले करके खुश होता है। हमारा जो सबसे बड़ा, जैसे मोदी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे यहाँ आज से नहीं, जो सनातन से, कि हम दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। हम इसीलिए दुनिया हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है, क्योंकि जहां हम किसी का कुछ अहित करने के लिए नहीं है, हम दूसरों का हित करने के लिए ही आगे कोई भी काम करते हैं। इसलिए विश्व जो है हमारी तरफ ये देखता है कि यही एक सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के साथ एक समाज जीता है जी। कि उसे किसी का कुछ नुकसान नहीं करना है, उसे सबकी मदद करनी है। अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण रखते हुए हम दूसरों, गांधी ने भी यही कहा था कि तू मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊं, तभी सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। तो ये जो फिलॉसफी हमारी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। और मोदी ये किसी भी चीज में हो, चाहे वो पुतिन से मिलते हो, चाहे वो बिडेन से मिलते हो, जिससे भी मिलते हो, हमेशा एक बात कहते हैं कि एक विश्व है, एक धरती है, एक परिवार है, आओ मिल करके रहें। तभी वो कहते हैं कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। रामकृपाल जी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के
जो तमाम विचार हैं जो बहुत प्रासंगिक हैं, उन्हीं का एक विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। जब उन्होंने कहा था कि कठिन समय में जो कायर व्यक्ति है वो बहाना ढूंढते हैं, लेकिन बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर भारत को तमाम अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा गया है। इसकी सोच जो थी वो अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत पहले ही सोच चुके थे। इस पूरी प्रक्रिया में युवाओं को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इन युवाओं की शक्ति को बहुत पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पहचान चुके थे और प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि ये अगर एशिया युग है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत आज का युवा है। देखिए, ये बात तो एक ऑब्जेक्टिव है। सच्चाई जो होती है वो हमेशा, मैं कहता हूँ, वस्तुपरक है। पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि भारत में जो युवा शक्ति है और आने वाले अगले 40 से 50 साल पूरी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको मिला हुआ है वो कोई एक दिन में नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर इस बात को पहचानते थे कि आने वाला समय जब हम 75 साल के होंगे तो भारत में युवा आबादी कितना बड़ा पावर हाउस होगी, और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तो इसलिए पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि भारत में वो जो डेमोग्राफिक लाभ हमको मिल रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दुनिया के लिए। आज आप देखिए, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, वहां के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी इंडस्ट्री में कौन है, कहाँ कितना हमारे युवा वहां पे आज सीईओ हैं सब जगह पे। अगर आप 20 कारपोरेट को गिनती करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम में पता चलेगा भारतीय पहुंचे हुए हैं। तो एक तो चीज ये थी कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हम लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वो लाभ हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि वो विश्व कल्याण के लिए है। आज जो भी, चाहे यूएस में है चाहे दुनिया में है, जो भी काम कर रहे हैं अलग अलग, चाहे आईटी सेक्टर हो, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो, आप देखिए सिविल एविएशन हो, या आप कह रहे हैं कि गगन, वो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी हो, सब जगह पे बिना अगर आप भारतीय हैं हो। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, दिनकर ने लिखा हुआ है रश्मिरथी में कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। आप अपने को, हमारी जो शक्ति है वो हमें पहले अपनी शक्ति को पहचानो, मोदी जी ने यही कहा। और हम शक्तिवान हैं, लेकिन हमारी ऊर्जा किसी विध्वंस के लिए नहीं है। हम दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब हम खुद ताकतवर हो। तो हमारी अपनी ताकत हम अपनी पहचान के लिए हैं, हम दूसरों की मदद के लिए हैं। इसीलिए मोदी जी हमेशा कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य को पहचानो, गुलाम मानसिकता से उबरो। इस बात से ये जो अपने अंदर एक छोटी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा जो है वो शायद पिछड़ा हुआ, शायद अविकसित, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल। तो बहुत सारी चीजें जो है मूल में ये है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने, ताकतवर बने, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा बल, हमारी जो कुछ भी ताकत है वो विश्व कल्याण के लिए है, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सांस्कृतिक विरासत के महोत्सव का ही दिन आज का राष्ट्रीय एकता दिवस है, जिसे हम भव्य रूप में मनाने जा रहे हैं। और हम बार बार उन पंच प्रणों को याद करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिए हैं, और जिसमें युवा भारत एक अदम्य शक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। आगे जाते हुए प्रोफेसर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे हम किस तरह से पार पा सकते हैं, जिसमें कि चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ की भावना हो, राजनीति में जो भाई भतीजावाद है उसकी जो परेशानी हो, जो भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है, ऐसी जो परेशानियां हैं उसमें हम कैसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को केंद्र में रख करके फिर से एक नए भारत के निर्माण में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि पंचप्राण में कर्तव्यों पर विशेष फोकस किया गया है, और शायद आज के राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कर रहा हूं, आप ही की तरफ से हो रहा है। जी कर रहा हूं जी।
जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है प्रोफेसर साहब? रामकृपाल जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है स्टूडियो से? जी, बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रिपीट कर सकते हैं? चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मेरा सवाल ये था कि जो परेशानियां हैं हमारे देश के सामने, चाहे वो तुष्टीकरण की हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार की हो, भाई भतीजावाद की हो, जब तक हम इन परेशानियों से ऊपर नहीं उठेंगे और राष्ट्रीय एकता की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम विकसित राष्ट्र भारत बनाने की दिशा में एक अहम कदम नहीं बढ़ा सकते। ऐसे में कर्तव्यों पर ध्यान देना, अधिकारों की बात तो सभी करते हैं और स्वार्थ से प्रेरित अधिकारों की बात पूरी दुनिया में हो रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों पर ध्यान देना और सबको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना देश के विकास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही संदेश शायद आज एक बार फिर से पूरा देश याद करना चाहेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, आप ये मान के चलिए कि वो उसमें हर तरह के तत्व होते हैं। चले हम प्रयास करेंगे एक बार फिर से हमारे रामकृपाल सिंह जी हैं उनको जोड़ने की, लेकिन आज आपको बताएं कि देश आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। तमाम हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपसे थोड़ी ही देर में पटेल चौक, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर राष्ट्रपति इन महान स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। सजीव प्रसारण पर आपको लिए चलेंगे। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं केवड़िया का, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है और वहां पर विशेष कार्यक्रम, विशेष परेड का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए एक बार फिर से राष्ट्रीय सद्भावना, भाईचारे और सांस्कृतिक महत्व को दिखाने का जो कार्यक्रम है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे होता क्या है कि जैसा हर समाज में कुछ इस तरह की ताकतें होती हैं जो प्रतिगामी सोच के लोग होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज को कहता, उदाहरण देता हूं जी। मोदी जी एक ऐसी चीज है कि वो जानते हैं, उसका एक मैं कहूं कि शेर है कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, यहाँ हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। तो सवाल इस बात का है, देयर आर सो मेनी ट्रेमेंडस ऑड्स, बट मोदी जी वो है, कहते हैं कि देयर इज होप, एक बेहतर दुनिया हमारा इंतजार कर रही है, चलो आगे बढ़ो, ये उनका होता है। और देखिए, भारत राष्ट्र की तुलना में गंगा से करता हूं जी। गंगा निकलती है गोमुख से, और वो तमाम नदी, वो तमाम नाले, नदियां, तमाम चीजें मिलती जाती हैं उसमें, और गंगा सबको लेकर के चली जाती है जी, और गंगा ही रहती है। तो ऐसे ही मोदी जी का जो है नेतृत्व है, वो मानते हैं कि समाज है, उसमें हर तरह के तत्व रहते हैं, तमाम बुराइयां हैं, उन बुराइयों का जिक्र भी करते हैं, छोड़ने का आग्रह भी करते हैं, लेकिन कभी भी आप उनमें ये नहीं देखेंगे कि कभी वो निराश नहीं होते। वो कहते हैं कि आने वाला समय हमारा है, और जो वो एक नए भारत का, विश्व का, जैसे अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हम लोग 47 तक 30 ट्रिलियन या कितने की इकोनॉमी, हम बहुत बड़ी विकसित बिल्कुल जा रहे हैं। तो ये भरोसा है। तो हर समाज में कुछ न कुछ इस तरह की चीजें रहती हैं, प्रतिगामी सोच, और मोदी जी निरंतर इसीलिए कहते हैं वो उस पहरेदार की तरह हैं। तो हमेशा कहता है जागते रहो, जागते रहो। वो पहरेदार भी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं, और हमारे प्रधान सेवक भी हैं। सजग हैं, सतर्क हैं और साथ ही समावेशी विकास के परिचायक भी हैं। मुझे आपकी इस बात पर सुमित्रा नंदन पंत, महान कवि हैं, उनकी ये 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, जब उन्होंने कहा था कि जिससे मिले जीवन में शक्ति, छूटे भय, संशय और अंधभक्ति, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ, मिट जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो यहाँ पर जिस समावेशी विकास की हम बात करें रामकृपाल सिंह जी, उसमें सबसे अहम बात यह है कि सबको साथ लेकर चलना है। तो एक लीडर, एक नायक की भूमिका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हर अंश में थी, उनके व्यक्तित्व की अवधारणा थी, उसका एक प्रतिबिंब आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखते हैं। और खास तौर पर वो जो हाशिए पर पड़ा व्यक्ति है, उसे किस तरह से लगातार जोड़ रहे हैं वो। आपको रोकना चाहूंगी, सीधे चलते हैं नई दिल्ली पटेल चौक, जहां इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हैं।
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटेल चौक से। तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करने के लिए तमाम गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह पटेल चौक पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटेल चौक नई दिल्ली से, जहां लौह पुरुष जिन्हें शिल्पकार माना जाता है, एकता में भारत को देखने का, अखंडता के प्रतिमूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय उनकी प्रतिमा की परिक्रमा कर रही हैं और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस समय सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उन्हें नमन करते हुए दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर नमन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए उनके कृत्यों को, उनके योगदान को याद करते हुए और अब राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही सरदार पटेल की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान किया, स्वतंत्रता उपरांत देश के एकीकरण का भागीरथ कार्य किया, सरदार पटेल को आज उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। हम सभी मान्यगणों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें पटेल चौक से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही साथ उपराष्ट्रपति और साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हमारे साथ राम कृपाल जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, हम जिस तरह से सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियों की बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर प्रकाश डालिए कि जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, उस लिहाज से इस विचारधारा को एक नायक के रूप में प्रधानमंत्री किस तरह से आगे ले जाते हुए, जब लगातार जिक्र हो रहा है संकल्प से सिद्धि का और उन अमृत पंच प्रणों का जिनका जिक्र अजय भी कर रहे थे। देखिए, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे पंत जी की आपने जो पंक्तियां सुनाई पंत जी, उसके बाद आपने जो एक बात कही कि आपने, अजय जी ने, दोनों ने, कि मोदी जी में देखिए महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और जो महात्मा गांधी कहते थे अनटू दिस लास्ट, यानी उनके लिए वो अंतिम व्यक्ति भारत का वही एक पैमाना होता था कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। ये सरदार पटेल जी ने राष्ट्र को एक किया। गांधी जी का हमेशा यह था कि उनको दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग स्टेशन पर एक पुस्तक दी थी, उसकी वो किताब ही थी अनटू दिस लास्ट। इस अंतिम व्यक्ति को जो किताब ने गांधी के पूरे जीवन को बदला, मोदी जी भी वही चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं जब वो कहते हैं कि उस आखिरी व्यक्ति तक, यानी एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जिसमें गरीब भी उसकी मुख्य धारा में आए और वो भी अपने विवेक, अपने सम्मान के साथ जी सके। और देखिए ये लगातार इस बात को, तो जो आपने ये कहा कि मोदी जी में एक सरदार पटेल जी की एक छाप मिलती है। कोई व्यक्ति किसी का अनुरूप नहीं हो सकता, लेकिन समरूप हो सकता है। कम से कम उसका वो गुरु नहीं हो सकता, लेकिन चेला तो हो सकता है, उसका फॉलोअर हो सकता है। तो मोदी जी जो हैं, उनमें ये लगता है कि सचमुच में वो गांधी और सरदार पटेल की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनके एक परम शिष्य में से एक है।
जब वो जा करके दुनिया के किसी बड़े मंच पर, जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने केवल वो जब उनके सामने गए तो उन्होंने ऐसे कहा कि देखिए मैं हूं, और लाठी लेकर के अपना और बिल्कुल नंगे बदन। आज मोदी जी जाकर के जब बड़े से बड़े मंचों पर कहते हैं कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है, तो उनमें सरदार पटेल की दृढ़ निश्चय होता है और महात्मा गांधी वाला वो जो होता है कि संपूर्ण पूरी दुनिया को हमारी अहिंसा कायरता नहीं हो सकती। हम किसी के लिए भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमारी ताकत परहित के लिए है। जाके पैर न फटी बिवाही सोकस जानत पीर पराई, तो हम पीर पराई के लिए हैं, लेकिन एक दृढ़ शक्ति और सिद्धांतों पर अटल रहने का जो मोदी जी का वो तरीका है, उसमें मुझे गांधी और पटेल जी की दोनों की छवि नजर आती है। कम से कम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। रामकृपाल जी, सांस्कृतिक तौर पर भारत को एक करना शायद वो भी एक नीतियों के केंद्र में रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम नाम का एक कार्यक्रम किया, जिसमें दक्षिण को उत्तर के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया गया। इसी तरह से जो दूसरे हिस्से हैं उनको कैसे एक मंच पर लाया जाए। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति भारत को आपस में गूंथती है, और जिस गुलदस्ते की, जिस खूबसूरत गुलदस्ते की हम बात लगातार करते रहते हैं, और भारत को जिस रूप में पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, एक विविधता में एकता के उस खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते के तौर पर, तो ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को एक साझे माले में पिरोने का जो कार्य अभी हम करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है अपने देश को एक करने का, जिसकी शुरुआत 500 से ज़्यादा 550 से ज़्यादा रियासतों को एक करने के तौर पर की गई थी, बहुत पहले की गई थी, लेकिन आज शायद फिर से ज़रूरत है उसी सॉफ्ट पावर को, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। अजय जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से रखा है। मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि गड़बड़ी ये होती है कि लोग अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को धर्म के चश्मे से देखते हैं। देखिए, धर्म बिल्कुल एक अलग, वो आपकी मान्यता है, पंथ है, कोई भी हो। हम जब बात कहते हैं कि हम सदियों की गुलामी से, देखिए कोई भी चीज होती है, एक होता है, दो शब्द होते हैं, एक होती है ओवरथ्रो, एक होता है विदरिंग अवे। धीरे धीरे सांप की केचुल जितनी नई आती है उतनी ही पुराने उभरती है। तो सदियों की गुलामी मानसिकता से हम लोग इतने, कभी हमारे यहाँ पर बड़े पराजय का भाव सा हो गया था, जो बड़ा स्वाभाविक होता है किसी भी सभ्यता के लिए। धीरे धीरे मोदी जी ने उससे उबारा, और वो कोई नई चीज नहीं, हम जिसको अभी आपने कहा, हमारा जो सनातन मूल्य है वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है। मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने सबको अपनाया। ये जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये इसको किसी धर्म, किसी चश्मे से नहीं देखिए। ये हमारी हजारों हजार साल की हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारी जीवन पद्धति रही है जी। तो जब उसको मोदी जी एक सब ले आते हैं, और एक इतनी बड़ी आबादी को जब मोदी जी कहते हैं कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है किसी तरह की, हम जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करने की, बिल्कुल नहीं है। निकाल दो गुलामी मानसिकता। हम दुनिया को हमने दिया है, दर्शन दिया है, हमने दुनिया को सब कुछ दिया है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि पेट की नाभि ही नहीं है, नाक भी है, मोदी जी नाभि से नाक तक ले जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा उस तमाम पूरे देश को उसके पौरुष की याद दिलाते हैं, उसको स्वाभिमान से, ऐसा स्वाभिमान जो दुनिया की भलाई के लिए है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। तो उसको किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी चश्मे से देखना मूर्खता है। वो हमारी अपनी अस्मिता है, हमारी अपनी जीवन शैली है, हमारी अपनी जीवन पद्धति है। इसी को हम अनेकता में एकता कहते हैं। हमारी एकता सिर्फ इसी से है कि हम विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए जीते हैं।
जी, और इसीलिए मुझे अब ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जिस तरह से लगातार भारत के लिए कहा जाता है कि जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूँ चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का पता लगाना मुश्किल था। और यहाँ पर अगर हम स्वदेश प्रेम की बात करें, रामकृपाल जी, तो जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार ना हो, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश के लिए प्यार ना। और ये स्वदेश प्रेम कहीं ना कहीं बहुत अहम गुण था अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की बात करें। और इसी से ओतप्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा भी है, जो हम लगातार खादी के प्रति उनका प्रेम देखते हैं। या फिर आज भी मुझे याद है मंगलयान जब लॉन्च किया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर एक कील भी इस पूरे यान में भारतीयों द्वारा लगाया गया है तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर को पेश करता है। इस विचार को, इस कथन को, इस वक्तव्य को आप आने वाले समय में युवाओं, एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही साथ जब हम बात करें तमाम उन सेक्टर्स की, किस तरह से जो कि अनएक्सप्लोरेबल हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, आपने बहुत सही कहा जो मैथिली जी का है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं हुआ हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कितना अच्छा लिखा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान पथिक को मिलता है एक सहारा। तो देखिए, अपनी मिट्टी से किसे प्यार नहीं है, और वो चाहे पूरी दुनिया में एक पक्षी भी क्या होता है कि अपने घोंसले में लौट आता है। हम तो मनुष्य हैं, एक बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी मिट्टी, अपने जिसको हम कहते हैं अपने संस्कार, अपनी चीजों से जुड़े रहना। अदरवाइज मनुष्य है क्यों? यही तो पश प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये मैथिली शरण गुप्त का है जी। तो ये जो हमारे परस्पर एक मानवता की भावना है, सारी चीजें कि हम देखिए, विनोबा भावे ने बहुत बढ़िया एक जगह कहा है कि हम किसी के सहारे न जिए, अपने भरोसे जिए। हर आदमी जीता है, यह स्वावलंबन है, लेकिन कोई किसी का भरोसा न करे, यह असंभव है। तो ये जो होता है ना कि परस्पर भावना, ट्रस्टीशिप जिसको बोलते हैं, कि मैं तुम्हारे लिए जीऊं, तुम मेरे लिए जियो, तभी सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। ये जो महात्मा गांधी का था, ये बहुत आगे चले गए। वरना क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडेंटी, फिर लिव एंड लेट लिव। तो अगर एक लड़का तालाब में डूब रहा है, मैं चला जा रहा हूं, मैं कहूं भैया तुम अपना जियो, हम अपना जी रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हारे लिए जियो, तुम मेरे लिए जियो, तभी सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। ये जो भावना रही है, ये हमारे भारत की भावना है। लिव एंड लेट लिव से काम नहीं चलेगा। आई लिव फॉर यू, यू लिव फॉर मी। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं नहीं, वी। तो मैं फिर उसी बात को मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग है। बिल्कुल। तो ये जो है, जो युवा में जो साहस है, जो उनकी सामर्थ्य है, जो उनकी ताकत है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बी वोकल फॉर लोकल, कि जब हम अपनी जमीन पर हमारे पैर मजबूत होंगे तभी हम दूसरों को सहारा दे सकते हैं। तो पहला ये कि भारत स्वावलंबी बने, और हमारी जो भी शक्ति है वो दुनिया के, वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए है, दुनिया के विकास के लिए। तभी वो कहते हैं एक धरती, एक अंतरिक्ष, एक भविष्य, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन ग्रिड की बात करते हैं वो। जी। एक सूरज, और इसीलिए इस सर्वांगीण विकास के पथ पर जब हम चलते हैं तो हमने देखा है कि भारत हमेशा लोगों की मदद करता हुआ, बात कोविड की हो, बात चाहे किसी भी देश में कोई आपात की स्थिति हो, तो ये भारत का जो एक नज़रिया है उसको हम कूटनीतिक लिहाज से देखें या फिर इस लिहाज से देखें कि भारत हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तमाम मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में भी चलता है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें ध्यानचंद स्टेडियम की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, दिल्ली के उपराज्यपाल पीके सक्सेना, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। और यहाँ से आज यहाँ पर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर जो मैराथन है, जो उसको आज रन फॉर यूनिटी है, उसका आगाज अभी किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का
माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी का, माननीय उप राज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी का, माननीय श्री निशित प्रामाणिक जी, माननीय गृह राज्य मंत्री आपका, आप सभी का हृदय से हम अभिनंदन करते हैं। भारतवासियों, यदि ये कहा जाए कि आज हमारे सामने भारत का जो इतना बड़ा नक्शा है, उसे ये रूप देने में सरदार पटेल की बहुत भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका ये इतना बड़ा कार्य रहा है जिसके लिए ये राष्ट्र उनका हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल के आदर्शों के अनुयायी, चट्टानी दृढ़ता, हृदय में विशालता, अनन्य देशभक्ति की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम सबकी विनम्र अनुनय है कि कृपया आज के इस मौके पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के लिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के एकता दिवस के एकता दौड़ के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री हम सब के साथ उपस्थित हैं। श्री वी के सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल दिल्ली बहन मीनाक्षी लेखी जी, विदेश राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री जी श्री निशित प्रामाणिक जी, गृह राज्य मंत्री, और आज दिल्ली भर से एकता की शपथ के लिए और एकता दौड़ में शामिल होने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नमस्कार। आज मैं इस मौके पर सरदार पटेल जयंती के मौके पर मैं आप सभी को एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां जन्मदिन है। पूरा देश 2014 से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाता है। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार न होते तो शायद भारत माता का आज का मानचित्र हम सबके सामने न होता। उन्हीं की दृढ़ निश्चयता, उन्हीं की राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता और उन्हीं के लोहे जैसे इरादों का परिणाम है कि आज भारत 75 साल की आजादी के बाद दुनिया के सामने सम्मान के साथ खड़ा है। मित्रों, कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश
कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। और आज पूरे देश एकता दौड़ के माध्यम से और आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ के माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए पुनः समर्पित करता है। मित्रों, आज के एकता दिन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शुरू होने वाले अमृत काल का पहला एकता दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत काल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल जो आजादी का अमृत काल है, ये अमृत काल संकल्प से सिद्धि के हैं। हमें संकल्प लेना है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त दुनिया में हर क्षेत्र में 15 अगस्त 2047 को दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम होगा। ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है। और ये संकल्प देश के 130 करोड़ लोगों ने लेना है। और 130 करोड़ लोगों के संकल्प और उन संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ आज एकता दिन की शपथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आज ही मोदी जी वहां से केवड़िया कॉलोनी से समग्र राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज यहां 7,700 से ज्यादा प्रतिभागी एकता दौड़ में हिस्सा लेने वाले हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आने वाले 25 साल में इस राष्ट्र को विश्व में सबसे प्रथम बनाए और सरदार पटेल के स्वप्न को हम साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से लग जाए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा भरे संबोधन के लिए। अब हमारा आपसे सादर आग्रह है कि कृपया हम सबको राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाएं और आप सभी से निवेदन है कृपया खड़े होकर राष्ट्रीय एकता की शपथ ग्रहण करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी। आपसे निवेदन है, कृपया झंडी दिखाकर एकता की दौड़ को रवाना करें। गौरव विधुरी बॉक्सर, योगेश्वर दत्त रेसलर, दीपक पुनिया रेसलर, डेविड बेकम साइकिलिंग में जिनका नाम जाना जाता है, आपसे आग्रह है कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को झंडी सौंपें। और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अब झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को रवाना करेंगे। और हमें सिर्फ दौड़ना है एकता की दौड़ में, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थकना नहीं है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों में झंडी और झंडी दिखाकर इस एकता की दौड़ को वो रवाना कर रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए, आपसे निवेदन है कृपया आगे बढ़िए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता आज यहाँ गुंजायमान है। आप सभी से निवेदन है आप आगे बढ़िए। यही प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल, हिला इसे सका कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है, सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किए जगह, हृदय गंभीर है समुद्र की तरह, कदम छुए हुए जमीन की सतह, पटेल देश का निगहबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है। आगे बढ़िए, दौड़ते रहिए, ये गतिमान भारत के प्रतीक हमारे जवान, आगे बढ़ते रहिए। ना इस भारत ने रुकना सीखा है, ना थमना सीखा है, सिर्फ गतिमान भारत है ये। गर्वीले गुजरात के गर्वीले सरदार पटेल, उन्होंने ही हमें सिखाया कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना। उनके लिए डटे रहने का अर्थ था विजय। आपसे निवेदन है आप कृपया आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थमे नहीं। आगे के पीछे के सेगमेंट को आगे आने दीजिए। आपसे निवेदन है जो यहाँ रेलिंग के पास खड़े हुए हैं, आप सभी जवानों से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। आप सभी से निवेदन है कृपया आगे बढ़ें। बोलो जिंदाबाद, पांव धर शिखरों की ऊंचाई पर, हिम्मत करके कब्जा कर लो सागर की गहराई पर। अपनी आंखों में झांको तुम, नमी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर राख नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, शोलों में ढाल दो, जहां चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जोशीला अंदाज तुम्हारा रग रग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। आप गतिमान रहिए, आगे बढ़िए एक गतिमान भारत की तरह। ये एकता की दौड़ प्रतीक है हमारी एकता के जज्बे का, और हमारे गतिमान भारत का प्रतीक है आपकी दौड़। इसे न रुकने दीजिए, न थमने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा था, फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। रेलिंग के पास जो खड़े हुए हैं उन जवानों से, जागरूक नागरिकों से निवेदन है कृपया एकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहें ताकि पीछे वाले लोग आगे बढ़ सकें और दौड़ सकें। सरदार पटेल ने देश में एक शक्ति, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का संचार किया था। आज यही शक्ति, यही स्वाभिमान, यही आत्मविश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र अनुभव कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में अनुभव कर रहा है। आज राष्ट्र सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है। उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना था। सिद्धांतों के प्रति उनमें गजब की दृढ़ता थी। राष्ट्र हित के प्रश्न पर कभी कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। आगे बढ़ते रहिए। आप सभी से निवेदन है कृपया पीछे वालों को आगे आने दीजिए। आप सभी अपनी जगह को छोड़कर इस एकता की दौड़ में आगे बढ़ें। युग बीते हैं, पल बीते हैं, जाने कितने दिन बीते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व निराले जिन्होंने समय चक्र जीते हैं। शरणागत हो गई जहां पर नतमस्तक हो हर कठिनाई, घोर तिमिर भी छल ना पाया, जिनकी राह नहीं रुक पाई, जिनका सूरज कभी छिपाना ना नेपथ्य गया उजियारा। ऐसे युग पुरुष के सम्मुख युग ने खुद युग बोध सवारा।
आप सभी से निवेदन है, मोबाइल को नीचे रखें, सेल्फीज और फोटो लेना बंद करें और आगे बढ़िए इस गतिमान भारत के प्रतीक एकता की दौड़ में। कृपया दौड़िए, देखिए आगे वाले कितनी तेजी से भाग रहे हैं। इस दौड़ को थमने ना दें, आगे बढ़िए। आप सभी से निवेदन है, कृपया थमने ना दीजिए इस दौड़ को। ये आगे बढ़ते भारत का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य देश के लोगों में स्वाभिमान का भाव जागृत कर रहा है, साहस के भाव का संचार कर रहा है, संकल्प का भाव अपने चरम पर पहुंचा रहा है। सरदार पटेल जी के आदर्श शक्ति का प्रकाश स्तंभ है। आप लोग आगे बढ़िए। आपसे निवेदन है, प्लीज आप लोग आगे बढ़िए। मोबाइल को छोड़कर और फोटो लेना छोड़कर आप लोग एकता की दौड़ में आगे बढ़िए। इन सभी को हृदय में कैद कीजिए, कैमरे में नहीं। इन सभी मोमेंट्स को, इन सभी क्षणों को हृदय में कैद कीजिए, कैमरे में नहीं। आप लोग आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। आप सभी से निवेदन है, कृपया यहाँ जो रेलिंग के पास खड़े हुए हैं आप लोग आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। कैमरे को नीचे रखिए, फोटो को, मोबाइल को नीचे रखिए और आगे बढ़िए। देखिए आगे वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भारत जो है गतिमान भारत का प्रतीक है। ये दौड़ एकता का प्रतीक है, गतिमान भारत का प्रतीक है। इसे आगे बढ़ाते रहिए, न रुकिए न थमिए। राष्ट्र के भाग्योदय का शुभ संकेत आज हवाएं दे रही हैं। आप लोग प्लीज आगे बढ़िए, मोबाइल को छोड़ के आगे बढ़िए। मोबाइल अभी फिलहाल आप लोग बंद कीजिए और आगे बढ़िए एकता की दौड़ में। देखिए आगे वाले आपसे आगे निकल गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आपके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। आज माननीय गृह मंत्री जी आप सभी के उत्साह को देखकर बहुत प्रसन्न हैं और आप सभी का उत्साह भी जो है वो देखते बन रहा है, मानो कि आज सारा भारत का उत्साह यहाँ समंदर की तरह लहरा रहा हो। आप लोग आगे बढ़ते रहिए इस एकता की दौड़ में, रुकिए नहीं। पीछे वाले लोग को भी आने दीजिए आगे। आज केवड़िया से सरदार पटेल की लौह प्रतिमा ऊंचाई में आकाश में ये नारा गूंजा रही है कि सरदार पटेल ने भारत को एक बनाया, हम सब मिलकर भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। इस श्रेष्ठ भारत के श्रेष्ठ नागरिकों, मेरा निवेदन है आप लोग आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं, थमिए नहीं। जो रेलिंग के पास खड़े हुए हैं इनसे निवेदन है आप लोग आगे बढ़िए। हम सभी आज अपने भारत के वर्तमान के प्रति गौरवान्वित हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए हम गौरवान्वित हैं, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली किरीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सिर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़िए। आप सभी से निवेदन है, रुकिए मत, थमिए मत। गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर आपको अपने आशीर्वाद के साथ उनकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़िए। सरदार पटेल का मानना था कि देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता के सिपाहियों ने अपनी कुर्बानियां दी। देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसकी रक्षा करना हमारा पहला और परम कर्तव्य होना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, प्लीज आगे बढ़ते रहिए। माटी की ये पुकार है, तू देर ना कर, रचना नया संसार है, तू देर ना कर। अग्नि का सितार है, धधक रहा विचार है, निर्णयों को गीत कर, कर्म को संगीत कर। रस्सियों में आंधियां हैं, खोल दे, मौन क्यों है आज विजय बोल दे। संकल्प तो तैयार कर, तू देर न कर, रचना नया संसार है, तू देर न कर।
माटी की ये पुकार है, तू देर ना कर। आगे बढ़िए, आप लोग रुकिए मत। एकता की दौड़ है ये, दौड़ने में थमना नहीं है, आगे बढ़ना है। एक है देश, एक है हम। भाषाओं के ठाट अलग है, लेकिन एक है सरगम। सूरज एक गगन पर अपना, एक है अपना पूनम। एक है देश, एक है हम। पूरे हर्षोल्लास के साथ माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, आप सभी के उत्साह को देखकर बहुत हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। ये भारत के युवा हैं जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत गर्व है। और आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी पूरी मुस्कान और उत्साह के साथ यहाँ पर आप सभी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम रहे, हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे। हम है अशेष, हम है विशेष, हम में विद्युत सा आवेश रहे। चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जन गण मन का यशगान रहे। जब तक है नील गगन नीला, भारत माता का यशगान रहे, भारत माता का यशगान रहे। आप लोग आगे बढ़िए प्लीज, आप लोग गति को थमने ना दें, कृपया करके अपनी गति में आगे बढ़ते रहें। सर्वेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। भारतीय संस्कृति का अर्थ है शांत से अनंत की ओर जाना, प्रकाश की ओर जाना, विवेक की ओर जाना। भारतीय संस्कृति का अर्थ है धर्मों का मेल। ये एक बहुत बड़ा समंदर है जहां अलग अलग प्रजाति, संस्कृति, भावों के लोग आकर इस समंदर में समा जाते हैं। वो है भारत। यही भावना थी कविवर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की। आप लोग आगे बढ़ते रहिए प्लीज, आपसे निवेदन है। ये जो क्षण है, ये जो समय है, इसे दिमाग में आप कैद कीजिए, अपनी यादों में, अपनी स्मृतियों में कैद कीजिए। आगे बढ़िए, कैमरे को भी आप रख दीजिए, अपने मोबाइल को प्लीज। मानव जाति के बेड़े को मंगल की ओर ले जाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति, यहाँ एकता की अखंड धारा युगों युगों से प्रवाहित हो रही है। साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है, साझा बोलती है बलिदानों की निशानियां। सभी ने मिलकर इस भारत को आजाद किया, शहादत दी, बलिदान दिया। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है ये, क्रांति का प्रवाह कभी मिटने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता ये तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, कभी झुकने ना पाएगा। आगे बढ़ते रहिए आप लोग पूरे उत्साह के साथ। ये उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी गति को मत थमने दीजिए। पृथ्वी पर कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो हमारे अंदर के अर्जुन को चुनौती दे सके, जिसे हमारे अंदर का अर्जुन पार न कर पाए। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हमारे बाण उसे भेद ना पाए। आकाश पर कोई ऐसा नक्षत्र नहीं है जिसे हम तोड़ना चाहें और हाथ बढ़ाकर तोड़ ना लें। आज विकास के एक और पर्व मनाने के लिए भारत तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस एकता की दौड़ को आगे बढ़ाते रहें। रुके ना तू, थमे ना तू, झुके ना तू, सदा चले, रुके ना तू। आगे बढ़िए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चराहों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। इस देश की जो विरासत हमारे बलिदानियों ने, शहीदों ने हमें सौंपी है, उनके सपनों का भारत बना रहे हैं, सरदार पटेल के सपनों का भारत बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में हम सभी में साहस और दृढ़ता, विश्वास का भाव जग उठा है। आपसे निवेदन है, रेलिंग के पास में जो खड़े हुए हैं, आप कृपया आगे बढ़ते रहें। पूरे जोश और खरोश के साथ में नारे जो लगा रहे हैं, इंडियाज टाइम हैज कम। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के सानिध्य में भारत का समय आ चुका है। इंडियाज टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड। पूरे विश्व ने ये मान लिया है
मैं नए भारत का चेहरा हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। माननीय गृह मंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। आपकी एकता की दौड़ रुकनी नहीं। तो एकता के प्रतीक की परिचायक एकता के लिए दौड़, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इसे हरी झंडी दिखाई और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकता का प्रतीक मानते हुए, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरदार बनना आसान नहीं था और अगर वो ना होते तो शायद माँ भारती का मानचित्र ही कुछ अलग होता। क्यों अजय? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम लगातार जारी है और देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका सजीव प्रसारण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक हमने 2 कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाया। पटेल चौक पर सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, दिल्ली के उपराज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम, जो कि ध्यानचंद स्टेडियम के गेट नंबर 1 से निकला और 7,700 से ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की और ये रन फॉर यूनिटी लगातार जारी है। कार्यक्रम भी जारी है। छोटा सा ब्रेक।